हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 19 अक्टूबर 2024 यानी आज के दिन किन किन कंपनियों का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, आइए जानते हैं, ताकि आने वाले हफ्ते आपको ट्रेड प्लान करने में इजी हो। पहला कंपनी है कोटक बैंक। कोटक बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सितंबर क्वार्टर में 5% से बढ़ा है लास्ट ईयर के मुकाबले। सितंबर में इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है 3344 करोड़ का। लास्ट ईयर इसी पीरियड में था 3191 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट इनकम इसका 11% से बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब होता है लोन इंटरेस्ट माइनस डिपॉजिट इंटरेस्ट। इसका स्प्रेड, जो स्प्रेड हम लोग बोलते हैं, स्प्रेड इनकम है ये। तो ये टोटल सितंबर में है 7020 करोड़ का। लास्ट ईयर इसी पीरियड में था 6297 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.9% है, जो कि लास्ट ईयर था 5.22%। उसके मुकाबले अभी कम हुआ है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेक्स्ट है ग्रॉस एनपीए। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई भी बैंक का जो लोन 90 डेज से ज़्यादा ड्यू हो जाता है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कैटेगोराइज किया जाता है। ग्रॉस एनपीए में प्रोविजनिंग और राइट ऑफ्स इंक्लूडेड नहीं रहते हैं, सॉरी इंक्लूडेड रहते हैं, माइनस नहीं किया जाता है। और नेट एनपीए निकालने के टाइम में ग्रॉस एनपीए से राइट ऑफ और प्रोविजनिंग को माइनस किया जाता है। तो इसका जो ग्रॉस एनपीए है, जिसमें राइट ऑफ और प्रोविजंस इंक्लूडेड है, जो है टोटल 1.49%, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले कम हुआ है। एनपीए कम होना अच्छी बात है, क्योंकि ख़राब कर्जा जो है वो कम होती जाएगी। और बैजल नॉर्म्स के हिसाब से 5% मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये 1.49% है। तो ये अच्छी न्यूज़ है कोटक बैंक के लिए कि इसका जो ग्रॉस एनपीए है वो गिर रही है। लास्ट ईयर 1.72% था और इस साल का क्वार्टर में ये 1.49% है। नेट एनपीए बैंक का बढ़ा है। ग्रॉस एनपीए भले घटा हो, नेट एनपीए बढ़ा है 0.43%, पहले था 0.37%। तो मैंने अभी बताया आपको, नेट एनपीए में ग्रॉस एनपीए से यदि हम लोग राइट ऑफ्स और प्रोविज़न को माइनस करते हैं तो हम लोग को मिलता है नेट एनपीए। तो नेट एनपीए काफ़ी कम है 0.43%, क्योंकि बैजल नॉर्म्स के हिसाब से 5% है, तो 5% से काफ़ी कम है। नेक्स्ट है बैजल नॉर्म्स के हिसाब से एक बैंकों को कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कोर कैपिटल प्लस सप्लीमेंट्री कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स RWA इंटू 100। तो ये बैजल जो नॉर्म्स बनाती है वो बैजल कमेटी बनाती है स्विट्ज़रलैंड का, जो कि पूरा ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशंस जारी करती है और सारे वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक है उसको फॉलो करते हैं, ताकि अच्छा बैंकिंग प्रैक्टिस कर सकें। और बैजल नॉर्म्स के हिसाब से अभी इंडिया में डिफरेंट बैंक्स के लिए मिनिमम 9 to 12% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जिसमें इसका जो CAR है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कोटक बैंक का वो 22.6% है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादा CAR होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है तो रिटर्न कम हो जाती है बैंक का। तो 22-25% तक ठीक माना जाता है। उससे ऊपर जाएगा तो लिक्विडिटी फंस सकता है, उसके ऊपर बैंक को ध्यान देना रहता है। तो ये एक स्टैंडर्ड रेशियो में मेंटेन है 22.6%, और रेगुलेटरी नॉर्म्स भी फुलफिल हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इसका ग्रो हुआ है 16% से 4,61,104 करोड़ का डिपॉजिट है। कासा रेशियो, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है, 43.6% है अभी। और लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में, अभी जो क्वार्टर फर्स्ट था जून का क्वार्टर, इसमें था 43.4%। तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से कासा रेशियो में, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रेशियो में वृद्धि हुआ है। और ये करेंट अकाउंट के सेविंग अकाउंट के मुकाबले करेंट अकाउंट ज़्यादा होना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि करेंट अकाउंट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है। बिजनेसमैन जनरली करेंट अकाउंट चलाते हैं। सेविंग अकाउंट अच्छा माना जाता है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बैंक को ज़्यादा समय के लिए फंड यूज़ करने को मिलता है, स्टेबिलिटी रहता है सेविंग अकाउंट में। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस, बढ़ा है 17% से, जो कि 4,19,108 करोड़ का है टोटल लोन्स एंड एडवांसेस। तो इसमें देखा जाए तो 4,61,104 करोड़ का डिपॉजिट है। थोड़ा आज मुझे कॉफ प्रॉब्लम है दोस्तों, तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ सकती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, थोड़ा तबीयत भी ख़राब है। तो आइए जानते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस 17% से बढ़ा है 4,19,108 करोड़ का। अब देखिए इसमें डिपॉजिट ज़्यादा है, 4,61,104 करोड़ का डिपॉजिट है, 4,19,108 करोड़ का लोन है। तो जनरली 80% से
80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लोन डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो ये यदि आप रेशियो निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 80% से यदि कम है तो ठीक है, 80% से ज़्यादा है तो थोड़ा उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा बैंक को। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड लेवल में यदि देखा जाए, कोटक बैंक का और भी सर्विसेज, कोटक सर्विसेज है, और भी सर्विसेज है, तो सारे कंसोलिडेट किया जाए तो कोटक का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 13% से बढ़ा है। लास्ट ईयर ये था 5,044 करोड़ का, अभी ये ये साल ये सितंबर में 5,044 करोड़ रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर के मुकाबले 13% ये बढ़ा हुआ है। और कंपनी का जो बैंक का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है, बैंक जो अपना असेट को मैनेज कर दिए टोटल कंसोलिडेटेड, वो है 6,80,838 करोड़ का AUM है। और लास्ट ईयर ये 37% से ग्रो हुआ है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। लास्ट ईयर ये था 4,98,342 करोड़ का। तो दोस्तों ये था कोटक बैंक का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो थोड़ा कम था 5%। बाकी सारे जो डाटाज हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं। तो बैंक का आने वाले दिन में एक अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन दिख रहा है दोस्तों। नेक्स्ट जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो है सेकेंड नंबर में RBL बैंक का। तो RBL बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आपका गिरा हुआ है। पहले था 293.44 करोड़ का और काफ़ी कम हुआ है, 224.52 करोड़ का सिर्फ हुआ है। ये 24% का गिरावट है। तो अच्छा खासा गिरावट आया है नेट प्रॉफिट में दोस्तों। ग्रॉस NPA मैंने पहले भी बताया तो मुझे बार बार नहीं बताने का जरूरी है। ग्रॉस NPA इसका बढ़ा है जो कि अच्छा संकेत नहीं है, मैंने पहले भी बताया 2.82%। एक्सक्यूज मी दोस्तों, मैंने पहले भी बताया थोड़ा तबीयत वो है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ग्रॉस NPA 2.88% से बढ़ा है। पहले था ये 2.88% से बढ़ा है, पहले था ये 2.69%, अभी ये 2.88%। तो बढ़ा है ये प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से। तो जून क्वार्टर में 2.69% था ग्रॉस NPA और अभी हुआ है 2.88%। और लास्ट ईयर ये था, मगर लास्ट ईयर के मुकाबले गिरा है। लास्ट ईयर ये था 3.12%। तो लास्ट ईयर को कंपेयर करेंगे तो गिरा हुआ है, अच्छी बात है, मगर क्वार्टरली हिसाब से वो बढ़ा है। तो रिसेंट क्वार्टरली से कंपेयर करना भी जरूरी है क्योंकि कंटिन्यूएशन उसी हिसाब से होता है। तो क्वार्टरली के हिसाब से इसको थोड़ा इम्प्रूव करना जरूरी है। ये थे RBL बैंक का न्यूज़। तो RBL बैंक का नेट प्रॉफिट भी गिरा हुआ है और ग्रॉस NPA भी बढ़ा हुआ है, तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है बैंक के लिए। नेक्स्ट है HDFC बैंक। तो दोस्तों HDFC बैंक का आइए जानते हैं डाटा और फिगर के हिसाब से कि क्या स्थिति रहा सितंबर 2024 में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 5.3% से। लास्ट ईयर ये था लास्ट ईयर के मुकाबले, और सितंबर में ये रिपोर्ट किया गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,82 करोड़ का, 16,821 करोड़ का। काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट है दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बैंक का। और बैलेंस शीट का जो साइज़ है वो बड़ा है। पहले बैलेंस शीट का साइज़ था 34,16,300 लास्ट ईयर इसी पीरियड में, और अभी ये बैलेंस शीट का साइज़ है 36,88,100। तो बैलेंस शीट का साइज़ बढ़ने का मतलब है इधर डिपॉजिट का भी ग्रोथ और उधर असेट साइड में लोन का भी ग्रोथ। तो इसका मतलब ये है कि बैंक का जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है। टोटल डिपॉजिट बैंक का 15.1% से बढ़ा है 15.1% से। टोटल डिपॉजिट बैंक का पहुंचा है 25,01,00,000 करोड़ का। और कासा जो करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट रेशियो है वो बढ़ा है 8.1% से। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट टोटल इसका है 6,08,100 करोड़ का, और करेंट अकाउंट डिपॉजिट है 2,75,400 करोड़ का। तो दोस्तों ये था कासा का डाटा, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। देखिए दोस्तों, प्रोविज़न और कंटिंजेंसी, बैंक का जो लोन का कारोबार है, बाद में लोन डूब भी सकता है, लोन थोड़ा ख़राब भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रॉफिट से कुछ हिस्सा प्रोविजनिंग किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविज़न। तो प्रोविज़न और कंटिंजेंसीज 2700 करोड़ का है सितंबर में, जो कि लास्ट ईयर था 2900 करोड़ का। ये तो अच्छा न्यूज़ है, 200 करोड़ से कम हुआ है प्रोविजनिंग। प्रोविजन कम होने का मतलब है खराब कर्जा रिकवरी काफ़ी अच्छा हो रहा है, बैंक का एफिशिएंसी बढ़ रहा है रिकवरी में। नेक्स्ट है क्रेडिट कॉस्ट रेशियो। तो क्रेडिट का कॉस्ट भी बैंक का
कम हुआ है। लास्ट ईयर था 0.49% और अभी है 0.43%। तो क्रेडिट का कॉस्ट कम होने का मतलब है बैंक का जो कॉस्ट है, बैंक का जो खर्चा है क्रेडिट में, वो कम होने का मतलब है लेंडिंग रेट भी कम हो सकता है और सेलिंग ज़्यादा हो सकता है। तो ये अच्छा न्यूज़ है बैंक के लिए, बैंक का डिमांड क्रिएशन के लिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैंक का बढ़ा है, एक यहाँ पर आके नेगेटिविटी दिख रहा है, 9.7% से बढ़ा है। टोटल इसका एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस संचालन खर्च 16,890 करोड़ का है और लास्ट ईयर इसी पीरियड में था 15,400 करोड़ का ईयर ऑन ईयर। तो ये था थोड़ा, बाकी सारी चीज़ पॉजिटिव हैं, बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसको कंट्रोल करने का ज़रूरी है। नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू बाकी चीज़ों से भी बैंक कमाती है, जैसे कि कमीशन हो गया, गारंटी कमीशन, लेटर ऑफ क्रेडिट कमीशन, चार्जेस जैसे मिनिमम बैलेंस चार्ज हो गया, बहुत सारे मेंटेनेंस चार्ज सब बैंक लेती है। तो इंटरेस्ट के अलावा भी बैंक को बहुत सारे सोर्सेज से इनकम आती है। तो नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू जो बैंक का है वो है टोटल 11,480 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले बढ़ा है। लास्ट ईयर था 10,710 करोड़ का। बैंक का ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। लास्ट ईयर था 1.33%, अभी है 1.36%, मतलब बैजल नॉर्म्स के हिसाब से कमी है। बैजल नॉर्म्स के हिसाब से 5% मैक्सिमम को अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम है बैंक का 30,113 करोड़ का। लास्ट ईयर ये था 27,385 करोड़ का। तो 10% से ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम में वृद्धि हुआ है। तो ये था एचडीएफसी बैंक का न्यूज़। तो एचडीएफसी बैंक में खास प्रॉब्लम कहीं पे नहीं है, दो में प्रॉब्लम देखा है यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा है और ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, बाकी सारी चीज़ एचडीएफसी बैंक के सही है। इंडिया मार्ट नेक्स्ट कंपनी आज का है जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट का सितंबर क्वार्टर में 2024 में रेवेन्यू बढ़ा है 18% से 347.70 करोड़ का, 347.70 करोड़ का इस बार टोटल रेवेन्यू है। और लास्ट ईयर ये था 294.70 करोड़ का। नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है 95% से, काफ़ी उत्साहजनक तरीके से बढ़ा है, लगभग डबल हो गया है नेट प्रॉफिट। सितंबर में इसने रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट 135.10 करोड़ का। लास्ट ईयर ये था 69.40 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट काफ़ी लगभग डबल हो गया है, काफ़ी अच्छा न्यूज़ है इसके लिए। टोटल इनकम इसका है 413.20 करोड़। लास्ट ईयर ये था टोटल इनकम इसका 329.30 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स घटाने से पहले का जो प्रॉफिट इसका है वो है 177.30 करोड़ और लास्ट ईयर ये था 93.3 करोड़ का, लगभग डबल हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी। टोटल एक्सपेंसेस इसका है 223.20 करोड़ और लास्ट ईयर ये था 225 करोड़। तो टोटल जो खर्चा है इसका वो घटाने में टोटल घटाने में ये थोड़ा सक्षम हुआ है बैंक, अपना टोटल खर्च, सॉरी बैंक बोल रहा हूँ, इंडिया मार्ट सॉरी। तो टोटल एक्सपेंसेस इसका कम हुआ है, जो कि अच्छा संकेत है। तो रेवेन्यू अच्छा दिख रहा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा दिख रहा है, डबल लगभग हो गया है। टोटल इनकम में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगभग डबल है। सिर्फ टोटल एक्सपेंसेस भी गिरावट है। तो सारे डाटा इंडिया मार्ट के सही दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का इन सब अभी जितने भी मैंने कंपनीज बताए सबसे आगे टेक महिंद्रा है। नेट प्रॉफिट 1250 करोड़ का है, जो कि 153% बढ़ा है, डबल से भी ज़्यादा दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा खबर है टेक महिंद्रा के लिए ये प्रॉफिट ग्रोथ। रेवेन्यू है इसका टोटल 13,313 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर 3.5% बढ़ा है। एट्रिशन रेट मतलब होता है इम्प्लॉइज आने और जाने का जो रेशियो है वो है लास्ट 12 मंथ्स का 10.6%, काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा टर्नओवर नहीं है इम्प्लॉई का, आने जाने का टर्नओवर। कैश और कैश इक्विवेलेंट इसने ईयर ऑन ईयर एक साल में 3,669 इम्प्लॉई ऐड किया है। टोटल इसका इम्प्लॉई है 1,54,273 इम्प्लॉइज़ हैं। काफ़ी बड़ा कंपनी है दोस्तों, 1,54,273 हेडकाउंट्स हैं, हेडकाउंट्स मतलब इम्प्लॉइज़ हैं। और एट्रिशन रेट जो आने जाने का जो रेट है, अंदर आने का इम्प्लॉइज़ रिक्रूटमेंट और आउट एग्जिट होने का जो रेट है वो 10% है, काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा इम्प्लॉय टर्नओवर नहीं है। ज़्यादा इम्प्लॉय टर्नओवर होता है तो कंपनी का ग्रोथ में थोड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास है 6566 करोड़ का, काफ़ी अच्छा कैश रिजर्व होल्ड करके कंपनी बैठा है।
कैश रिजर्व अच्छा होने का जो फ़ायदा है वो ये मिलता है कि कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको कंपनी इजीली उसको भुना सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी का 15 रुपया पर शेयर डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है कंपनी का। तो ये था एचसीएल टेक महिंद्रा का न्यूज़। काफ़ी अच्छा न्यूज़ आया है टेक महिंद्रा का। दोस्तों आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा तबीयत ख़राब है तो शायद बोलने में और थोड़ा बायोलॉजिकल भी थोड़ा इश्यू आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज के लिए। आशा करता हूँ आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डालमिया भारत। डालमिया भारत का इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 4 रुपये पर शेयर, जिसका रिकॉर्ड डेट है 26 अक्टूबर 2024। ये 26 अक्टूबर इसका रिकॉर्ड डेट है। तो रिकॉर्ड डेट से पहले आपको ये शेयर ले लेना है, शेयर होल्ड करना है और आप रिकॉर्ड डेट के बाद में इसको बेच सकते हैं यदि आपको डिविडेंड पाना है तो। थोड़ा डालमिया भारत का जो रिजल्ट है उसमें नेट प्रॉफिट में ख़राब न्यूज़ आया है। 60.5% से नेट प्रॉफिट गिरा है, 49 करोड़ का है। लास्ट ईयर ये था 124 करोड़ का, तो काफ़ी अच्छा गिरावट आया है नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू भी 2% से घटा है, पहले था रेवेन्यू 2% से बढ़ा है, पहले था 3087 करोड़ का और अभी ये 3153 करोड़ का। तो ये रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी ये क्यों गिरा है नेट प्रॉफिट? तो इसमें खर्चा का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो रेवेन्यू बढ़ने पर भी आपका कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर जाता है। तो इसको मैनेज करने का ज़रूरी है डालमिया भारत को आने वाले दिन में। उतना इफ़ेक्टिव न्यूज़ नहीं आया डालमिया भारत का, तो इसमें थोड़ा नज़र बनाए रख सकते हैं आप, ताकि यदि आपके पास होल्डिंग में है तो उसी हिसाब से आप ब्रोकर और कंसल्टेंट को सलाह करें डालमिया भारत के ऊपर। नेक्स्ट रोसरी बायोटेक। रोसरी बायोटेक में जो न्यूज़ है इसका नेट प्रॉफिट 7.3% से बढ़ा है सितंबर क्वार्टर में और ये अभी है 35.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट। लास्ट ईयर ये था 32.9 करोड़ का, तो 7% से बढ़ा है दोस्तों। रेवेन्यू 1.8% से बढ़ा है। टोटल रेवेन्यू 498 करोड़ का और लास्ट ईयर ये था 489.70 करोड़ का। तो दोस्तों ये था रोसरी बायोटेक का न्यूज़। नेक्स्ट है यूको बैंक। यूको बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट बढ़ा है 50% से। काफ़ी अच्छा न्यूज़ है यूको बैंक का, जो कि 602 करोड़ का है। लास्ट ईयर ये था 401.70 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने पहले भी बताया, लोन इंटरेस्ट माइनस डिपॉजिट इंटरेस्ट, जो कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है बैंक का 2340 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट है। लास्ट ईयर था ये 1916.50 करोड़ का। ग्रॉस एनपीए मैंने पहले भी बता दिया है, ग्रॉस एनपीए जिसमें राइट ऑफ और प्रोविजन इंक्लूडेड रहता है, माइनस नहीं हुआ रहता है, वो है 3.18%। लास्ट ईयर ये था 3.32%। तो ग्रॉस एनपीए गिरा है, वो अच्छा न्यूज़ है इसके लिए। और रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से मैक्सिमम 5% को अच्छा ही माना जाता है, तो उससे स्टैंडर्ड से कम ही है। नेट एनपीए है 0.73%, लास्ट ईयर था 0.78%। तो नेट एनपीए भी गिरा है। नेट एनपीए मतलब होता है ग्रॉस एनपीए माइनस राइट ऑफ और माइनस प्रोविजन। और टोटल इसका वैल्यू है, ग्रॉस एनपीए का जो वैल्यू है वो है 6293 करोड़ का और लास्ट ईयर ये था 6420 करोड़ का। तो ये ग्रॉस एनपीए का वैल्यू है। और नेट एनपीए का वैल्यू है 1406.44 करोड़ का। लास्ट ईयर ये था 1473.42 करोड़ का। तो ग्रॉस एनपीए भी गिरा हुआ है और नेट एनपीए भी गिरा हुआ है। ये अच्छा संकेत है बैंक के लिए। टोटल डिपॉजिट देखा जाए तो टोटल डिपॉजिट बैंक का है 2,75,777 करोड़ का, जो कि 10.50% से 57% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर के मुकाबले। और लोन्स एंड एडवांसेज है 1,97,927 करोड़ का, जो कि डिपॉजिट से कम है। मुझे लगता है लगभग 80% के आसपास है, 80% से नीचे ही होगा। तो ये अच्छा माना जाता है। सीडी रेशियो जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हमेशा 80% मैक्सिमम को अच्छा माना जाता है। उससे ऊपर जाता है तभी बैंक को प्रॉब्लम आ सकती है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। और ये जो लोन्स एंड एडवांसेज में इसमें 18% का ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो क्वार्टर सेकंड का है बैंक का, वो है सेकंड क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 1432 करोड़ का, जो कि 45.82% से बढ़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूको बैंक का काफ़ी अच्छा नतीजा आया है। ग्रॉस एनपीए घटा है, नेट एनपीए भी घटा हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो यूको बैंक को आप
ब्रोकर और कंसल्टेंट से सलाह करके आप बाई कर सकते हैं। एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन कोई भी आता है मैं तुरंत अपडेट करता हूँ और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाएगी और आपको आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी और डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड नाइट।